बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये इंकशाफ गुज़िश्ता रोज़ सामने आया कि जनाब जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। लेकिन आज उनका जो जो बयान है, जो इंकशाफ है, उसके ऊपर जो है वो रद्द अमल सामने आया और कहा कि उनके इस बयान को, इस बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। हमने देखा कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना पड़ा तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उसके बाद से लेके अब तक बदस्तूर और बिलखुसूस जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं उसके बाद से लेके मजमूई तौर के ऊपर इमरान खान की जानिब से हर गुजरते दिन के साथ हर रोज कोई एक ना एक इंकशाफ सामने आता है और कोई ना कोई उनसे मुताल्लिक बात सामने आती है कि 2018 के इंतखाबात और उसके बाद बनने वाली हुकूमत में उनका क्या किरदार रहा। जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान की तारीफ व तौसीफ के जो बयानात हैं, आज वो उनके लिए डरावना ख्वाब साबित हो रहे हैं जब वो उन पर तनकीद करते हैं। आज जब जनरल बाजवा पर इमरान खान तनकीद करते हैं तो साथ में उन्हें अपने उन बयानात का सामना भी करना पड़ता है जब वो जनरल बाजवा की तारीफ व तौसीफ क्या करते थे, क्या कुछ कहते थे। ये सब कुछ बहुत ज्यादा पुरानी या कोई ऐसी नई बात नहीं, लेकिन याद दहानी के लिए एक बार फिर आपको ये दिखाते हैं कि इमरान खान साहब पहले क्या मौकिफ रखते थे और अब उनका मौकिफ क्या है। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है। ये जो सारी साजिश हुई थी, इसमें हम किसी को और को ना कहें, एक आदमी का फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें, एहतसाब को छोड़ दें, इक्तसादियात के ऊपर कंसंट्रेट करो। इनकी तरफ से आई रिक्वेस्ट कि जनाब फैटफ में इनको NRO 2 दे दो, ये ऑपोजिशन को। पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ, हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। सदर मुमलिकत की जानिब से यह भी कहा गया कि नई शुरुआत के लिए माजी को भूल जाएं और माफ कर दे, लेकिन याद माजी अजाब है यारब। वफाकी वजीर अयाज सादिक क्या कहते हैं, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। तो कहा जाता था मुस्लिम लीग छोड़ो, पीटीआई पीपल्स पार्टी छोड़ो, JUIF छोड़ो, MQM छोड़ो और पीटीआई की तरफ जाओ। जो ये करते थे वो कसूरवार है पाकिस्तान के, जिसने इसको सेलेक्ट करा के हुकूमत में लेके आए। अयाज सादिक ने भी यह कह दिया जनाब कि उस वक्त सियासी जमातों के ऊपर दबाव था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की जाए। हकीकत क्या है? और इस सिलसिले में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात थी और पहले भी आवाम के वोट से वो मुंतखब होकर आई, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त की अपोजिशन की जमातों की जानिब से उनको सिलेक्टेड कहा जाता था और ये कहा जाता था कि जो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जो लक़ब इख्तियार और इस्तेमाल किया गया, क्या ये आवाम के वोटों से मुंतखब हुए या फिर पीछे एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर किरदार रहा 2018 के अंदर? और अब जिस तरीके से बात ये की जा रही है कि पिछली बातों को फरामोश कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तमाम बातों के लिए इमरान खान के लिए NRO मांगा जा रहा है, उन तमाम चीज़ों के लिए जो कुछ भी हुआ ये कहा जा रहा है कि सब भुला दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। आज इन्हीं मौजूआत के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ PDM के हवाले से जो PDM की हुकूमत है उनकी कारकर्दगी, इसके लिए गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली कैसर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी जो कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी भी है और मुशीर भी हैं, उन सब पर इनसे बात करेंगे। सेनेटर साहब, आपसे सबसे पहले मैं इस पर आता हूं। सदर मुमलिकत की तरफ से जो होने वाला इंकशाफ, अब यानी गो के वो तो कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं, सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया, लेकिन अयाज सादिक साहब तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो गवाह हूं जनाब, इन तमाम जमातों को सबको कहा जाता था 2018 में कि जनाब वो जमात छोड़ो और PTI में शमूलियत इख्तियार करो। तो क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करा कर लाई? क्योंकि आपके तो ताल्लुकात और उस वक्त जनरल बाजवा साहब थे, तारीफ व तौसीफ तो बहुत करते थे खान साहब, वो तो फिर ताल्लुकात चूंकि कुछ दरार पड़ गई तो अब वो हर बात के ऊपर उनको जिम्मेदार ठहराते। देखिए रईस साहब, एक जरा चीज ध्यान में रखिएगा, आप कल अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट और उसके बाद साद रफीक की स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के पढ़ लीजिए। और इससे तकरीबन 1-1.5 साल पहले, यानी कि पिछले साल इन्हीं दिनों में सितंबर अक्टूबर में गुजरांवाला में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट और नवाज शरीफ की स्टेटमेंट, इन चारों को आप मिला के पढ़ना चलें तो आपको एक मुमासलत सी नजर आएगी। हुआ क्या है,
उस वक्त भी इनको शायद ये अंदाजा हो रहा था कि कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये जो तरीका है ना नून लीग का कि या पांव पकड़ लेना या गले पड़ जाना, ये स्टेटमेंट उस वक्त देते हैं जब इनको शक पड़ रहा हो कि एस्टेब्लिशमेंट का शायद किसी तरफ इंक्लिनेशन हो, नॉट दैट कि वो हो रहा होता है, इनको शक पड़ना शुरू हो जाता है। कल साद रफीक का ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट अगर ये अप्रैल में इलेक्शन कराती है तो हमने सारा बोझ नहीं उठाना, ये इतना वजन जो हमने उठा लिया ये किसी के कहने पर उठाया। फिर अयाज सादिक की स्टेटमेंट, इनिशियली ये थ्रेट है उस स्टैब्लिशमेंट को जो ये समझ रहे हैं कि शायद अर्ली इलेक्शन में कहीं वो मुफीद या कोई कारगर साबित हो सकती है। आप इसको सीरियस मत लें, हमारी स्टेटमेंट अपनी जगह पे खान साहब ने तो बड़ा सीरियस में किसके स्टेटमेंट्स को लूं? इनकी स्टेटमेंट्स को सीरियस ना लूं तो खान साहब जो स्टेटमेंट देते हैं उनको सीरियस लूं? मैं वही की तरफ आ रहा था। मैं जब खान साहब हम हुकूमत में थे उस वक्त देखिए आपकी फौज का एक सपा सलार है, आपने उसको बैक करना है, आपने उसको पुश करना है और आप यकीनन कहीं भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दे सकते। अब जब वंस यू आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट, आप जब एनालिसिस करते हैं तो चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुल के आती है। उस वक्त यकीनन इस तरह की बातें नहीं की जा सकती थी। अगर ये लोग इतने ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट अब हो रहे हैं तो गाड़ी की डिग्गी में छुप के जाने की किसी को मिल की क्या जरूरत थी? पिछले 8-10 महीने में जिस तरीके से NRO 2 दिया गया, नैब के ऊपर अमेंडमेंट की गई, मरियम नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गई, हमजा शहबाज मुल्क से बाहर गया, केस खत्म हुए, सलमान शहबाज रात की तारीख के मुल्क से वापस आया, जो हम शहबाज शरीफ है उनके ऊपर जो फर्द जायज जुर्म आयद वो खत्म हो गई। ये सारे इश्यूज आखिर कौन हैंडल कर रहा है? साहब लेकिन बात ये कि अगर आप इनको डिग्गी में छुप के जाने का ताना देते हैं तो सामने जब आप तनकीद करते थे बैकएंड के ऊपर, आप भी तो जनरल बाजवा साहब के मन्नत रल्ले करते थे कि पूरी तायात ले लो, एक्सटेंशन हमें आगे तुम्हें बढ़ा देते, सपोर्ट कर देते। पहले भी एक्सटेंशन दी, बाद में भी आप उन्हीं से राब्ता करते थे। आप थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करेंगे तो मैं बात करूंगा ना। ये जो बात आप बार बार कहते हैं कि खान साहब ये कहते थे, खान साहब इसको क्लियर भी किया था कि एक शख्स के साथ मेरी मीटिंग हो गई। अब ये खान साहब जैसा बंदा ही है जो इस तरह के कौम के सामने कह सकता है कि एक शख्स के सामने मुझे मीटिंग और मैंने उसको ये कहा कि अगर तुम्हें ये वो ऑफर कर रहे हैं कि तुम तैयारी ले रहे हो तो वो तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ ये मत करो। ये मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वो टर्मोइल पैदा हो जाएगा और मुल्क संभलने नहीं लगा। यानी कि एक शख्स अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए बात कर रहा था कि मेरा फायदा कोई नहीं है, इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। और आज के हालात ये इस चीज का बिल्कुल गमाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट लड़खड़ा रही है। सर लेकिन मैं इन तमाम बातों को सामने रखते हुए एक बात को सिर्फ सोच रहा हूं कि 2018 में आप लोग इलेक्ट हुए थे या सिलेक्ट होकर आए थे? मैं तो इसके ऊपर यह कहता हूं, मैंने तो खान साहब से, और खान साहब इसको मानते हैं, हमें तो बहुत सारी सीटों से महरूम किया गया था। कम अज कम मैं जनूबी पंजाब में हमारी 46 MNA की सीटें हैं, हम 5-6 सीटें और जीत सकते थे जो कि हमें नहीं जीतने गई कि कहीं इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी किया गया। अयाज सादिक कह रहे हैं कि सियासी जमातों पर दबाव था कि वो आपकी जमात को ज्वाइन करें। मैं तो ये कह रहा हूं हमें सीटें हराई गई ताकि हमारे पास इतनी मेजॉरिटी ना हो कि इमरान खान साहब कहीं वो अपने आप से ना वो मतलब कंट्रोल करना मुश्किल। ये किसने किया? कंट्रोल में रखने किया आपको? ये किसने किया? जिसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं ये वही लोग कहीं ना कहीं हमें भी कंट्रोल कर रहे थे कि कहीं ये आपे से बाहर ना हो जाए। हमें तो सीटें हराई गई ताकि वो बड़ी अददी सी मेजॉरिटी हमारे पास हो, कहीं ये कोई ऐसा काम ना करे कि जनाब ये कंट्रोल से बाहर ना हो जाए हमारे। लेकिन हुकूमत भी तो आपकी बनवाई गई जी, हुकूमत भी तो आपकी बनवाई गई। नहीं, हमें हुकूमत में जो मेजॉरिटी हासिल हो सकती थी उससे महरूम किया गया। और यकीन जाने मैं जनूबी पंजाब की 5-6 सीटें बता सकता हूं जो हम 800 से हार गए, जो कि हम आराम से जीत रहे थे। हमें लिटरली उसमें किसका क्या मफाद है ये तो वक्त ही बताएगा, बट हमें तो बहुत ज्यादा नैरोड मेजॉरिटी के साथ सिर्फ इसलिए जिताया गया कि कहीं ये कोई ऐसी अमेंडमेंट या ऐसी कोई। अच्छा यानी कि आप मान गए, आप मान रहे हैं कि आपको जितवाया गया? मैंने कहा हमें हराया गया हुजूर। नहीं, आपने ये भी कहा जितवाया भी गया ना, जो थिन नैरो मेजॉरिटी से आपने कहा कि जितवाया गया। हराया गया सर कलम, मैंने कहा नैरो मेजॉरिटी से हमें 5-6 सीटें जनूबी पंजाब में हराई गई ताकि कहीं ये बाहर ना निकल जाएं। अच्छा। अदरवाइज हम तो 2/3 की तरफ जा सकते थे 2018 में। अच्छा, आप 2/3 की तरफ जा सकते कैसे शेख साहब? 2018 में ये 2/3 की तरफ जा सकते थे, ये कह रहे हैं कि हमें महरूम रखा गया। जी यही कह रहा हूं सर, यही कहा मैंने। ठीक, कैसा शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अभी खुद ही सुनवाया है, इमरान खान साहब की जो बातें सुनाई हैं, वो उस वक्त जनरल बाजवा साहब के बारे में क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। मुझे तो उस वक्त आपके बातें करते हुए ही हंसी आ गई कि खुद आप उन्हीं को सुना दीजिए ना इमरान खान साहब को कि आपने ये कहा था, अब ये कह रहे हो। कोई बात को देखिए ना, डिस्कस और डिबेट वो करें जिसमें कोई कन्फ्यूज़न हो। पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरह इनकी हुकूमत बनवाई गई। हमारे यहाँ मेरे यहाँ 7 ज़िलों में
7 ज़िले मियांवाली, बक्खर, खुशाब, चनियोट, जंग, हाफजाबाद, लिया में कोई कैंडिडेट खड़ा होने का, जो खड़ा होता था उसको खड़ा करने के लिए डिस्करेज किया गया कि आप इलेक्शन ही नहीं लड़े। तो एक सीट सिर्फ वाहिद मेरी सीट है जो चनियोट से हमने ली, बाकी तमाम इस एरिया की सीटें पीटीआई की। आप अंदाजा कीजिए, कैंडिडेट ही नहीं थे हमारे पूरे चनियोट और जिला जंग में। मुस्लिम लीग का वाहिद मैं एक एमएनए का कैंडिडेट था। कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो जीतेंगे क्या? तो खड़ा कैसा ही नहीं साहब, करने चलिए दिया मुझे गया। ये इलेक्शन बता से दीजिए ना पहले कि अब रिगिंग आपकी जमात की तरफ से आपके बड़े सीनियर वजीर आपके अयाज सादिक साहब जनाब, वो जब ये खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2018 में सियासी जमातों को यानी उन पर दबाव था कि वो पीटीआई में, यानी अब वो भी इंकशाफात कर रहे चले। खान साहब तो अब जनरल बाजवा के खिलाफ वर्जा सराई कर ही रहे हैं, नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब, साद रफीक जो कि अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि आपकी तरफ से फिर ये जो कहा जा रहा है कि पीटीआई को सिलेक्ट करने वालों को हिसाब देना होगा, तो आपकी भी तो तोपो करो उन्हीं की तरफ है जिनकी तरफ इनका खान साहब का। जरा सुनवाइएगा जनाब अयाज सादिक साहब का ये वाला क्लिप, और उसके बाद में कैसर शेख साहब आपसे बात करता हूं। जनरल बाजवा को चाहिए कि आके बताएं कि उन्होंने 2018 में क्या रोल प्ले किया था। अगर 2018 में नहीं किया था वो भी बता दें। क्या इमरान खान को लेके आना वो लेके आए? अगर लेके आए तो फिर पाकिस्तान से ज्यादती की। जी कैसर शेख साहब, यानी अयाज सादिक साहब भी है, यानी वो भी हिसाब मांग रहे हैं, आप भी हिसाब मांग रहे हैं बाजवा साहब से। ये माजरा क्या है सर? कोई हिसाब नहीं मांग रहा, आपको भी सब पता है और लोगों को भी सब पता है। जो इस मुल्क में जिस तरह इलेक्शन होते रहे हैं, आज एक इलेक्शन नहीं, थ्रू आउट इलेक्शन होते रहे। हम क्या देखिए ना, हर चीज तो खुल चुकी है, कोई चीज रह नहीं गई। तो आप उसे इलेक्शन कहते हैं या सिलेक्शन कहते हैं सर? एक मैं तो थ्रू आउट इलेक्शन हुआ ही नहीं है पाकिस्तान। मैं तो खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, 6 इलेक्शन। मैं इलेक्शन मसलन 2002 का जीता हुआ था, अंदर डब्बों में मेरे वोट थे। उन्होंने नजदीक भी नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, बाहर एक पर्चा बनाया गया 45 स्टेशनों में, अपनी बात कर रहा हूँ, 45 स्टेशनों के रिजल्ट उन्होंने कहा वो नहीं है जो डब्बों में है, ये रिजल्ट है। और वो 5 आज भी हैंड राइटिंग टैली कर लीजिए, बाहर रिजल्ट बनाया गया तहसील नाजिम के दफ्तर में, और वो रिकॉर्ड है कि 5 हैंड राइटिंग से 45 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट है। मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ। हमारे मुल्क में क्या इलेक्शन होते हैं। तो सर ये जो बात कही जा रही है कि पीटीआई को सिलेक्ट करने वालों को हिसाब देना होगा, जनरल बाजवा का नाम लेके अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, सर कौन लेगा? आपकी हुकूमत लेगी उनसे हिसाब? नहीं, देखिए ना कोई हिसाब लेगा ना किसी ने लेना है। हमें भी जितवाया जाता था तो वो भी उस तरह से। मैं बड़ी क्लियर बात आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक हुए, उसके बगैर नहीं। तो किसको क्या हिसाब लेगा, क्या होगा? नहीं सर, आप फिर ये दबाव, इसका मतलब है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है। यानी आप ये जैसे ऑन साहब कह रहे हैं कि जनाब मई या मार्च या अप्रैल में जो अगर इंतखाबात हो रहे तो उसके मुताबिक पीटीआई या पीएमएलएन जो है वो आप दबाव डाल रही है आप एक तरीके से कि इस टाइम फ्रेम पे ना हो, ऐसा कुछ है? कोई दबाव नहीं डाल रहा, ना दबाव डाल सकते हैं। हम पोजीशन में ही नहीं है। कोई पार्टी भी, अगर आप सही बात करवाना चाहते हैं तो कोई पार्टी दबाव के, हर पार्टी तो उनके पीछे है। हर पार्टी का दिल है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे। हकीकत तो है ये। सर वो तो गैर सियासी हो गए, अब वो तो कह रहे हैं पॉलिटिकल हो गए, उनका सियासत का किरदार नहीं है। अभी हो गए तो इसीलिए तो सबको तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि उनके बगैर भी, साक्षियों के बगैर कोई पार्टी आई नहीं। यहाँ तो सही बंदों को ऊपर लाना पड़ेगा। देखिए सिर्फ 2-3 पार्टियां जिनको कोई सपोर्ट, उनको चाहिए ना वो बिल्कुल गैर सियासी हो जाएं, और लोग जो हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इलेक्ट होंगे, वो उनको करने देना। सर लेकिन मेरा सवाल फिर वो ये कैसर शेख साहब, आप उस बात को गोल कर जा रहे हैं। हिसाब आप लोग लेंगे, बात कर दी है हिसाब की, हिसाब लेंगे 2018 में पीटीआई को लाने वालों से? मैं इससे क्लियर क्या कहूँ कि नहीं लेंगे, और कोई किस तरह मैं कहूँ आपको, खुल्लम खुला कह रहा है कि कोई किसी ने हिसाब नहीं लेगा। इस्टेब्लिशमेंट के क्या हिसाब किसी ने लेना है? आज जो खुद कह रहे थे जनरल बाजवा को एक पेज पे हैं, आज उनकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो हट गए। इतना तो हिम्मत होनी चाहिए थी ना उस वक्त। तो अच्छा, मैंने खुद सुना इमरान खान साहब। चले मैंने एक ब्रेक लेनी है कैसर शेख साहब, एक ब्रेक लेते हैं और उसके ब्रेक के बाद मईशत के हवाले से भी बात बहुत ज्यादा हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने आज बोला कि जनाब मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया, लेकिन पीडीएम को 8 माह गुजर गए, पीडीएम की कारकर्दगी क्या मईशत के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने। सर आपकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ गया था। कैसर शेख साहब, आपकी हुकूमत ने 8 माह में किया क्या सर? आटा रिकॉर्ड महंगा, चावल रिकॉर्ड महंगा, अशिया जरूरिया रिकॉर्ड महंगी, यानी आवाम तो महंगाई की चक्की में पिस गए। आपकी हुकूमत ने दावा किया था कि आप आ जाएंगे तो आप महंगाई मुकाएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम तो मजीद दब गई है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है और महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसकी वजह क्या है? जरा कभी आपने जानने की अगर कोशिश की, जब हमारी हुकूमत आई तो 4,500 अरब रुपए का फिजिकल डेफिसिट था, जो जून में इन्होंने 2022 में छोड़ा। यानी कि आमदनी से खर्चा ज़्यादा था। तो आप जब खर्चा ही करते रहेंगे और अननेसेसरी खर्चा किया, तो ये बातें बड़ी कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एक्सपोर्ट जो है 30 अरब डॉलर थी कुल, और इंपोर्ट हो गई 80 अरब डॉलर, 72-75 अरब डॉलर हो गई। और जो डेफिसिट हो गया ना, वो छोड़ा इन 16 अरब डॉलर का इन्होंने करंट अकाउंट जून 22 में छोड़ा। अब मुझे बताइए, अभी हमने कम कर दिया इसको, करंट अकाउंट को। जब करंट अकाउंट ही बढ़ता जाएगा, आप कर्जे ही लेते जाएंगे, आप अपनी करेंसी की आपकी कीमत ही कम होती जाएगी। और फिर IMF से जो इन्होंने वादे किए कि हम जो पेट्रोल की लेवी लगाएंगे, वो इन्होंने लगाई नहीं। IMF इनसे अलग नाराज हो गई। हमें वक्त लगा IMF से भी बात करते हुए। देखिए, ये मुल्क जो है ना, इसकी इकानमी, ये कह लेना कि PTI या मुस्लिम लीग अगर कोई वाकई सीरियसली इकानमी को समझना चाहता है ना, तो ये पिछले 30 साल से हम सिर्फ कर्जे ले रहे हैं, हर साल कर्जे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आपकी हुकूमत PTI को जिम्मेदार करार देती है, PTI की हुकूमत आपको जिम्मेदार करार देते हैं, यानी आवाम को तो फुटबॉल बना दिया है सर। यानी आप किक मारते हैं PTI की तरफ, PTI किक मारती है आपकी हुकूमत की तरफ, यानी आवाम किधर जाए सर? जिम्मेदार कौन है? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ है। हर हुकूमत, आने वाली हुकूमत अगली हुकूमत को कहेगी कि आपकी वजह है। और ये हम मुसलसल, अगर वाकई सीरियसली समझना चाह रहे हैं, अवाम किधर जाए? अवाम का ये हाल है कि जब हम कहते हैं, हुकूमत कोई कहती है कि सुबह 8 बजे दुकानें खोल दो और 6 बजे बंद कर दो, तो आवाम को क्या तकलीफ है कि वो नहीं बंद करती? 11 बजे तक यहाँ शादियां होती हैं। मैं भी दुनिया के 50-55 मुल्कों में गया हूँ। जहाँ आज मैं टोक्यो में जाता हूँ ना, तो उनके 5 स्टार होटल में 8 बजे खाना नहीं मिलता। तो आने वाली हुकूमत कोई भी होगी, वो भी ठीक नहीं कर सकेगी और कुर्बानी आवाम को ही देनी होगी। मैं फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ अगर चला जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। नहीं, एक बस फिक्र ये बताइए कि आवाम का यहाँ कोई वजीर खजाना आवाम का इलेक्ट किया हुआ 35 साल में आपने देखा है? एक 6 महीने नवीद कमर आए और 6 महीने असद उमर आए, बाकी 34 साल तो बाहर के लोग हैं। मैं जानता ही नहीं कि हफीज शेख आते हैं चले जाते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आइंदा आने वाली हुकूमतों के पास अगर जो भी हुकूमत आती है, आइंदा इलेक्शंस होते हैं सर, कोई मैकेनिज्म है? इस वक्त इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है, दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ रहा है, हम जा किधर रहे हैं? कोई सोल्यूशन है हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल आपके सवालात बिल्कुल ठीक हैं। आइंदा इंतखाबात आने वाले हैं और दहशतगर्दी का भी अगर आप देखें, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में और साबका फाटा में जो सूरत हाल बनी है, आज आप मुझे बताएं कि जो लोग हमारे ऊपर इल्जामात लगाते थे, आज 10 साल से वहाँ पर PTI की हुकूमत है। हमने 2008 से एक सफर शुरू किया था अमन का, जिसमें बहुत सी शहादतें हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की, पुलिस की, सियासतदानों की, सिविल सोसाइटी की, और उस कुर्बानी के बाद, और APS के बच्चों की उस कुर्बानी के बाद, इन नालायक और नाअहल हुकूमत ने 10 साल में सूबे को इतना तबाह बर्बाद कर दिया कि आज दोबारा दहशतगर्दी अरूज पे है खैबर पख्तूनख्वा में। और आपने रिसेंटली देखा इस्लामाबाद में भी एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। तो ये हमें आज तक ये बताएं कि जो तो सर इस्लामाबाद में तो PDM की हुकूमत है, यहाँ तो नहीं आना चाहिए था? फिर चले वहां तो उनकी नाअहली है, तो यहाँ किसकी नाअहली थी सर? अब अगर मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूँ तो फिर जी। आप मेहरबानी करके सवाल कर सकते हैं। मुझे पता है कि इस्लामाबाद में PDM की और उसकी इत्तेहादी जमात हुकूमत है। जब आपके सूबे में एक चीज होगी और एक चीजें ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पर PDM की हुकूमत होगी तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब आपके सूबे में ये सूरत हाल होगी, आपका सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने घर नहीं जा सकता। आपके एक वफाकी वजीर खत लिखते हैं प्रेसिडेंट को कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। देखें, हमने माजी में भी ये कहते थे कि जब वहाँ की लीडरशिप थी खैबर पख्तूनख्वा की, चाहे वो शेरपाव साहब थे, अमीर मकाम साहब थे, जब उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रोटोकॉल नहीं है।
तो ये चीजें थी माजी में, जो आज ये लोग पीट रहे हैं, ये चीजें माजी में भी थी। लिहाजा इन्होंने जिस तरीके से सूबे को, पुलिस को जो है, आप मुझे बताएं कि बंद में वाक़या हुआ, जिधर भी पुलिस के नौजवान लड़े हैं, क्या हमारे आईजी पुलिस, क्या हमारे सूबे का चीफ सेक्रेटरी वहां पर गए, उनके सर पे हाथ रखे कि हम आपके साथ खड़े हैं? वो तो सारे लाहौर में मसरूफ हैं। एक जो है जमान पार को और बंदीगालों को जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में आप जाएं, आपकी पुलिस लड़ रही है, आप अपनी पुलिस के सर पे हाथ रखें कि हम आपके साथ हैं। जब आप उनको नहीं देंगे इस किस्म के सपोर्ट, तो कैसे लड़ेगी आपकी? सर मुझे ये बता दें, माशी चैलेंज और दहशतगर्दी का ये जो एक चैलेंज है, किसी जमात के पास, किसी के पास, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं सर, लेकिन चूंकि इस वक्त आपकी हुकूमत है, क्या कोई आप लोगों के पास फार्मूला, कोई सजेशन, कोई मंसूबा, कोई मैकेनिज्म है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, उसके बाद मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है? किसी के पास कोई फार्मूला है? देखें, पहली बात तो है कि जब ये टेररिज्म सूबे में हो रही है तो इसमें कोई भी ऐसी अना का सवाल नहीं है। सूबे और मरकज आपस में बातचीत करते रहते हैं। जब आप इमरान ने जब पीर चौक पे धरना था और KPS का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो धरने से जो थका हुआ एक इमरान था वो भागते हुआ नवाज शरीफ के पास पेशावर गया और अपना धरना मौकूफ किया। आज अगर हमारे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा के वो अगर वज़ीर आज़म से कहें, उनको पहले चाहिए था कि वो APC बुलाते, वज़ीर आज़म से मुताबिक करते कि हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें और हमें आप सपोर्ट करें, तो कोई दो राय नहीं है कि उसमें वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करती। लिहाजा इलेक्शन के बाद इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक ही हल है, जब तक हम सब इकट्ठे नहीं बैठेंगे। आज इलेक्शन हो जाता है, जिसकी भी हुकूमत आ जाए क्रॉस बोर्ड, जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में नहीं बैठेंगे चीजें गाल नहीं निकल। तो सर इनको बिठाएगा कौन फैसल साहब? ये आपस में कैसे बैठेंगे? देखें, बैठने के लिए देखें चीजें बैठने के लिए होता है। देखिए, आज अगर भारतीय जमातों की हुकूमत है, हमने तो माजी में भी जब इमरान की हुकूमत थी, हमने हर किस्म की खदशात के बावजूद भी हमने कहा था कि हम आपके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने को तैयार। होने का मैं किसी हाथ नहीं मिला था, किसी को गले नहीं मिला था। जब तक मेरा अपना जाती मफाद ना हो तो मैं नहीं करता। जब उनके अपना जाती मफाद हुकूमत की बात आती है तो उन लोगों को जिनको उन्होंने बुरा भला कहा होता है उनके साथ पहले भी मिलते हैं, उनके साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन मुल्क के लिए बैठने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं इलेक्शन के लिए तो मैं बैठने को तैयार हुकूमत से। तो आप करवा क्यों नहीं देते सर? मार्च अप्रैल में कोई क्या कबात क्या है? कोई अगर मिडल ग्राउंड निकला है, विन विन सिचुएशन निकला है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, इमरान खान की जो ख्वाहिश है, इमरान खान साहब की हम ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफा देते हैं, हम उनकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, नेट प्रैक्टिस कर लें। पंजाब में भी अगर परवेज इलाही ने उनकी बात मानी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है पंजाब में उनकी हुकूमत है, कभी उनका SHO बात नहीं मानता, कभी उनका वज़ीर आला बात नहीं मानता। चले, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने ऑन साहब इस पे ऊपर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जो फैसल साहब ने बात की है, बैठने को तैयार हैं आप इनके साथ? 5 to 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। बैठने को तो तैयार है, लेकिन आप इनके रवैया देखिए। अभी कुंडी साहब ने फरमाया ना कि KP की असेंबली क्यों नहीं तोड़ते, या आज से 1.5 महीना पहले कहते थे पंजाब की क्यों नहीं तोड़ते। अब पंजाब की तोड़ने आए तो अदब एतमाद, फिर गवर्नर का नोटिफिकेशन तोड़ दे। आपने भी तो KP को नत्थी कर दिया उसके साथ। तो क्रेज याद आ रहा है, अपना गवर्नर का नोटिफिकेशन याद नहीं आ रहा। अभी विड्रॉ करें, अभी टूटती देखें। अब हमें बैठने को तैयार है, लेकिन सीरियसनेस इनकी तरफ से भी आए। और दूसरी बात है कि अगर ये बार बार जो टेररिज्म का इशू उठा रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है। डिफेंस सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, फौज का सारा इख्तियार इनके पास है। हमारे पास से पॉलिटिकल कैसा शेख साहब, सर कब इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको सर? जी देखिए ना, जो तालीम है वो तो ये मानेंगे ना कि वो तो सूबाई हुकूमत का प्रीरोगेटिव है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 10 साल हो गए, KPK में कितनी तालीम बेहतर हो गई। और उसके अलावा ये देखिए ना कि क्या इन्होंने पूरे 10 साल में, सर मार्च अप्रैल में इलेक्शन करवा रहे हैं। आपकी हुकूमत है इस वक्त, PDM की हुकूमत, मार्च अप्रैल में करवा रहे हैं इलेक्शन, वेरी शॉर्ट। हम इनसे कह रहे हैं आ जाएं असेंबली में, बैठ के बात कर लें। बात चले, आ जाएं असेंबली में और बैठ के बात हो सकती है। डायलॉग के साथ ही सारे मसाइल कॉल किया जा सकता है। कैसे शेख साहब, थैंक यू सो मच। ऑन साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और बात साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के एक वीडियो है वो दिखाने से पहले मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं जरा। कैसर शेख साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया जनाब के कोई हिसाब नहीं लेगा। यानी आप जो बात कर रहे थे अयाज सादी साहब की, आप बात कर रहे थे साद रफीक साहब की, सर तो बस सिर्फ ये क्या हवाई फुलझड़ियां हैं
यानी ये छोड़ते हैं, यानी आपके चेयरमैन साहब भी जो है वो बाजवा साहब पे इल्जाम तो लगा देते हैं, यानी तमाम तर नाकामियों का जिम्मेदार आपने बाजवा साहब को ही ठहरा दिया। यानी लग ऐसा रहा था कि खान साहब हुकूमत नहीं कर रहे थे, बाजवा साहब जो है ड्राइविंग सीट पर थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो चीजें जो मैटर करती हैं पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे कि खान साहब ने कहा कि नैब के जो कवानीन थे या जिन लोगों पर नैब के केसेस थे, वो केसेस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि नैब के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। और बार बार जब खान साहब करप्शन के हवाले से अपना बयानिया या नैरेटिव के ऊपर थोड़ा सा एनफोर्स करते थे तो ये कहा जाता था करप्शन इशू नहीं है, असल इकोनॉमिक इश्यूज आर इंपॉर्टेंट इश्यूज, उस पर बात करते हैं। तो ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं। तो सर पावरफुल कौन था, यानी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल थे या बाजवा साहब पावरफुल थे? हमेशा रहा कौन है? हमेशा से एक ही अथॉरिटी रही है जो पाकिस्तान में पावरफुल रही है। समहाउ हमारे साथ कम से कम ये जरूर था कि हम एक पेज पे आके पाकिस्तान के लिए कम से कम एक विजन में जा रहे थे। अब जो फैटफ का इशू है वो एक जनरल बाजवा बैठ के नहीं हल कर सकते थे। उसमें पॉलिटिकल जो एक एलीट थी, पॉलिटिकल जो क्लास थी, उसने और फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इकट्ठे मिलके एक काम करना था कि मुल्क ने फैटफ से बाहर निकलना था। तो ये ऐसी चीजें अचीव करने के लिए उस वक्त एक बड़ी कोहेसिव किस्म की अप्रोच बड़ी जबरदस्त जा रही थी। तो सर एक पेज से मुराद आपकी ये है कि जो बाजवा साहब कहते थे खान साहब मान जाते थे तो पेज बरकरार था? हजूर, अगर आप सिर्फ एक बात मुकम्मल करने का मौका, अगर आप बार बार सवाल पूछेंगे तो फिर मेरा अच्छा, चले आप बताइए, कहिए चले कहे। थे जो करेक्शंस कहीं पे चाहिए थी, जो एक हुकूमत को एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, टाइम स्पेस चाहिए होता है कि यार रिफॉर्म्स भी करनी है, इलेक्शन लॉज पे रिफॉर्म करनी है, या नैब के ऊपर थोड़ा सा हमें चीजों को स्ट्रेंथ करना है, करप्शन उसके ऊपर हमें वो यकीनन बैकिंग हासिल नहीं थी जो होनी चाहिए थी। उसके ऊपर जो प्रायोरिटीज थी वो डिफरेंट थी। अदरवाइज नेशनल इश्यूज पे जो खान साहब बार बार कहते थे कि जी मैं और बाजवा साहब एक पेज में, वो नेशनल इश्यूज थे जिसपे हम इकट्ठे बात कर रहे थे। कश्मीर के इश्यूज था, या अफगानिस्तान का इशू था, या फैटफ के लॉ से, या रेकोडेक का मसला था। इन इश्यूज के ऊपर हमारी एक कोहिजन थी। बहुत सारे इश्यूज थे जिसपे कोहिजन नहीं थी, जो कि हम चाहते थे हो जाए, जिसपे उनका ऑटोमेटिक जो माइंडसेट था वो डिफरेंट जा रहा था। तो वो उस इशू भी कह रहे थे, वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ये हमारा पॉइंट। तो सर आज तो लगता है ऐसा है कि आपकी गवर्नमेंट की तमाम तर नाकामियों की जिम्मेदारी खान साहब बाजवा साहब पे डाल रहे हैं कि हर चीज की जिम्मेदार वही थे। इससे एग्री नहीं करता कि हमारी गवर्नमेंट नाकाम है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है, जो आप बता दीजिए। इन 3.5 या 4 साल के अंदर अगर 2018 के स्टैट्स या नंबर्स आदाद शुमार को उठा लीजिए और 2022 के जो आदाद शुमार है मार्च तक के, अगर उन 4 सालों में आपको कोई खतर खा फायदा ये नजर ना आ रहा हो उसके नंबर्स में, तो फिर तो हम नाकाम। हम तो कहीं भी अपने नाकाम नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेरी वेल। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स या वो चीजें जो कि होनी चाहिए थी ओवर एंड अबव द नॉर्मल जो गवर्नमेंट के अलावा, वो हम नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज नंबर्स आपके सामने, अगर $16 अरब के रिजर्व हम छोड़ के जा रहे हैं और आज $6 अरब के, जिसमें $4.5 अरब आपका और मेरा अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का सिर्फ $1.5 अरब है, तो यकीनन इस वक्त की गवर्नमेंट नाकाम है। हमें तो कोई इशू नहीं था। तो रेमिटेंस आपकी रिकॉर्ड थी, आपके रेवेन्यूज रिकॉर्ड थे, रिटर्न जो आपके एफबीआर के रेवेन्यूज थे वो रिकॉर्ड हो रहे थे। आपकी सारी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही थी। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बताएं जो परफॉर्म ना कर रही हो मार्च में। ये तो आज जिस हाल पे खड़ा कर दिया है, अल्लाह माफ करे, 2500 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि आटा 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, यानी हमारे दौर में 62 रुपए किलो, और आज 150। ऐसा 9 महीनों में क्या हुआ? यकीन किसी एक जमात का विजन जो एक सिम्प्ट मुल्क को लेके जा रही थी, उसको शैटर करना और ये 11 जमातों को उठा के हुकूमत में बिठाना, जिनका मैनिफेस्टो, जिनका विजन, जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के महवर में फंसी हुई थी। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ओन साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यानी कि अगर मैं अयाज सादी साहब के स्टेटमेंट को और आपकी बात को सामने रखूं, यानी वो कहते हैं पीटीआई को 2018 में जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनको हिसाब देना होगा, बाजवा साहब का नाम उन्होंने ले लिया, और फिर आप कहते हैं कि अप्रैल में ये जो जमातें आ गई तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आपको घर भेज दिया गया, ये हुकूमत में आ गई और आज मईशत का बेड़ा गर्क है, वो भी आप जिम्मेदार उसी एक शख्स को ठहराते। तो दोनों का पॉइंट ऑफ जो पर्सन है वो एक सिंगल शख्सियत ही है और वो जनरल बाजवा है, तो आप समझते हैं कि फिर हिसाब लेना चाहिए उनसे? आप लेंगे हिसाब उनसे? आप ये बताएं कि पिछले 4.5 साल के अंदर क्या कभी आपने अयाज सादिक साहब से इस तरह की स्टेटमेंट पहले कभी सुनी है? हमारी 2018 में हुकूमत बन गई थी, 3.5 साल हम हुकूमत में रह गए, पिछले 8 महीने से 9 महीने से ये हुकूमत में बैठे हैं। क्या जो स्टेटमेंट कल रात को इन्होंने दी है या उस वक्त वो साद रफीक दे रहे थे, इस तरह की स्टेटमेंट पहले कभी सुनी है? तो सर हवाई फायर है या हवाई फायर है या कोई इसमें मैटर भी करता है इसके अंदर, क्यों दे रहे हैं फिर?
सुन लेना, इसकी टाइमिंग को जरा सोचिए ना। इस वक्त के ऊपर ये स्टेटमेंट देना, अगर आपको लगता है कि इमरान खान साहब को उस वक्त जनरल बाजवा लेके आए थे तो 2018 में बोले क्यों नहीं? 19, 20, 21, 22 कभी भी नहीं बोले। हाँ। अचानक रात को यार सादिक साहब की जो जमीर है वो अचानक से जाग क्यों उठा है? नजर क्या आ रहा है इनको अचानक कि शायद कहीं से कोई इंडिकेशन, मैंने कहा ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है, शायद कोई इंडिकेशन है कहीं से कि जी शायद मार्च अप्रैल में इंतखाब हो जाए जिसमें नून लीग फिर हार जाए तो अचानक उसके गिरबान पे पड़ेंगे। ये एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है जो मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में जनरल बाजवा का नाम ले लेके कहा था। एग्जैक्टली नहीं तो क्या आपको नजर आ रहा है सर, क्या जो खान साहब ने कहा मार्च और अप्रैल में पेशगोई की है? मैंने आपको कहा कि ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। यस, फ्रॉम द हाउसेस माउथ लोगों से जरूर सुन रहे हैं, लेकिन इनको शायद इंडिकेशन नजर आए कि कहीं हो ना जाए, उसको रोकने का तरीका है कि फौरन के गिरबान पे पड़ जाओ। वरना बूटों के ऊपर मतलब इन्होंने जो कुछ किया है वो तो सबके सामने है कि अगर शख्स डिग्गी में जा सकता है तो डिग्गी में जो शख्स गया था वो कोई मेरा लीडर तो नहीं था, इन्हीं के लीडर का छोटा भाई था। अब शहबाज शरीफ को अगर ये लीडर नहीं समझते तो दैट इज अल्टीमेट चॉइस। सो एग्जैक्टली इस वक्त अयाज सादिक शहबाज शरीफ को अंडरमाइन कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ की गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी चल रही है कि तुम हुकूमत में बैठे रहो, तुम कहो जी बाजवा साहब मेरे जनाब मोहसिन है क्योंकि मेरे पे एहसान होगा, मैं अलबत्ता उसको गंदा कहूंगा ताकि ये ना हो कहीं हमारे हाथ से निकल जाए। ये एग्जैक्टली उस बूढ़ा जो वेब है ना, ये उसकी गेम स्ट्रेटेजी का प्लान है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है और आज एक तकरीर में खिताब करते हुए उन्होंने सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डाल दिया, दिखाइएगा जनाब। फिर कैसे शेख साहब आपकी तरफ आता हूं। 2017 में इसका पूरा प्लान बन चुका था। जो हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने इन मंसूबों को भी बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया। मईशत के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।